देखिए, अब यहाँ पर जिसको मैंने बोला था कि समाज सुधार आंदोलन के अंतर्गत 3 आंदोलन अभी हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं और उन 3 आंदोलनों में आप ये मान के चलिए कि यहाँ से भी एक प्रश्न आने की संभावना बहुत ज़बरदस्त, प्रबल संभावना यहाँ से भी रहती है। तो देखिए, सबसे पहला यहाँ पर है ब्रह्म समाज। सबसे पहला हम पढ़ेंगे ब्रह्म समाज, ठीक है। ये भी समाज सुधार आंदोलन थे, कई बहुत सारे थे, जिनमें से हम 3 आज की इस क्लास में पढ़ रहे हैं, जबकि हम बाकी के किसी और क्लास में किसी और दिन इनको हम पढ़ लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ब्रह्म समाज। अब सबसे मेन बात हम करते हैं कि सबसे मेन चीज़ लोगों को क्या पता होता है जनरली, मतलब मैं बात कर रहा हूँ जहां आप एक बहुत ही छोटे से लेवल का ग्रुप डी वाला एक एग्ज़ाम जैसे आप पुलिस कांस्टेबल का देने जा रहे हैं, तब उस समय बच्चे क्या क्या पढ़ के जाते हैं, और अगर आप एसआई का देने जा रहे हैं तो आपको क्या पढ़ना चाहिए, और आगे की मैं अभी बात नहीं करता फिलहाल। देखिए, क्योंकि मैंने यहाँ पर जो भी लिखा है वो जनरली लिखा हुआ है, बहुत ही सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट जब चीज़ें आती हैं तब आपको क्या मिलेगा वो यहाँ पर लिखा हुआ है। हाँ, अगर आवश्यकता पड़ी, अगर ज़रूरत पड़ गई तो आने वाले टाइम में अगर एसआई में हमें थोड़ा टाइम मिल गया तो इस टॉपिक को, ये जो मुख्य तथ्य वाला टॉपिक है, ये बहुत ही बेहतरीन ढंग से एक बहुत ही लंबी प्लेलिस्ट के साथ 5 से 6, कम से कम 5 से 6 वीडियोस में इसकी कुछ ऐसी चीज़ों को मुझे डिस्कस करना है जहां से प्रश्न बनता है और गलत भी हो जाता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ों को हम बनाएंगे, कोशिश कर रहे हैं, उसको हमने प्लान बना रखा है। लेकिन अभी सबसे पहले मैं छात्रों को जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। आप सभी लोग मेरे साथ जुड़िए और कोशिश करिए कि देखिए, मैं अगर यहाँ पर मेहनत कर रहा हूँ, जैसे कि आप देख रहे हैं पिछले आधे घंटे से मैं जो मेहनत कर रहा हूँ आपके साथ, तो उसका जो रिजल्ट है वो कम से कम नज़र आना चाहिए, तब मैं और ज़्यादा आगे कोशिश करूं और अच्छे से करूं, ठीक है। देखिए, ब्रह्म समाज के संस्थापक अगर पूछे जाते हैं, सबसे मेन बात यही, कई बार सिर्फ यही पूछ लिया जाता है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, ठीक है। तो इसके जो संस्थापक थे वो राजा राम मोहन राय ने इसकी स्थापना की थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 20 अगस्त 1828 को। यही प्रश्न बनता है, यही प्रश्न कई बार बन चुका है, कई बार, हर किसी एग्जाम में जिसमें मन आता है उसी एग्जाम में रख देता है। तो हर किसी एग्जाम में ये वाला प्रश्न बन चुका है, बहुत सारे एग्जाम में आया हुआ, अब तक अनगिनत कई बार आ चुका है। इसका मुख्यालय कहाँ है ये भी पूछ लिया जाता है। तो ये तो हुई एक बहुत ही कॉमन सी बात जो हर बच्चा इसको पढ़ के जाता ही जाता है, ठीक है, हर बच्चा इसको पढ़ के जाता है। अब इसके बाद आप थोड़ी सी चीज़ें और पढ़िए, और ये कुछ भी नहीं है, इसका 4 गुना आपको ब्रह्म समाज में मैंने जो 4-6 लाइनें लिख रखी हैं, इसका भी 4 गुना पढ़ाने को तो मैं इसका 20 गुना पढ़ा दूं, लेकिन इसका कम से कम 4 गुना मैं आपको दूंगा। मैं इसका 4 गुना आपको दूंगा वो आने वाले टाइम में जब पीडीएफ वगैरह स्टार्ट हो जाएगी बनना, और पीडीएफ के थ्रू जब मैं पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा उस समय आपको दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर देखिए मैंने बहुत ही शॉर्ट में इसको लिख रखा है, जिसको मुझे डिस्कस करना है। बहुत अच्छे से ध्यान से समझने की कोशिश करिए। मुख्यालय कोलकाता। अब देखिए विशेषता क्या थी, ब्रह्म समाज की विशेषता क्या थी, ब्रह्म समाज आखिर क्या सोच करके आया था, ब्रह्म समाज की क्या क्या उनके टारगेट थे, क्या एजेंडा था उनका। हर किसी का कोई ना कोई एजेंडा होता है, क्यों वो स्थापना कर रहा है, किस वजह से उन्होंने स्थापना की और वो क्या नया करना चाहते थे, जरा समझ लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए, इनकी विशेषता थी कि ये मूर्ति पूजा जो थी उसका ये विरोध करते थे, और विरोध देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है अंत, मतलब विरोध करते थे ये, और तीर्थ यात्रा का भी विरोध करते थे। कर्मकांड यानी कि जादू टोना टाइप की ये सारी चीजें, तो इनका भी ये हमेशा से विरोध करते थे। इसके अलावा सती प्रथा, देखिए सती प्रथा वास्तव में एक ऐसी कुरीति थी जिसका विरोध इन्होंने किया। सती प्रथा का मतलब सभी को पता होगा, जब किसी का पति मर जाता था तो उसके साथ ही उसी चिता में उसकी पत्नी को भी जलना होता था, ठीक है, उसी चिता में पत्नी को भी जलना होता था। और अगर बाई चांस कई बार महिलाएं नहीं जलती थी, नहीं जाती थी, नहीं लेटती थी उनके साथ में जलने के लिए, तो उनको जबरदस्ती ढकेल दिया जाता था। और इसी वजह से चिता जब जलती थी तो उस समय पर कई बार ऐसी चीजें भी, अगर आप थोड़ा डीप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कई बार नारियां वहां से भागती थी, तड़पती थी, परेशान होकर के वो भागती थी, अधजली निकल करके चिता से भागती थी, तो उनको फिर से वहीं धकेल के फिर से वहीं उठा के अंदर फेंक दिया जाता था, और उसकी चीख पुकार बहुत तेज ना आए, जिससे लोगों को दर्द महसूस ना हो, इसके लिए क्या किया जाता था, बड़े बड़े ढोल नगाड़े चिता के आसपास बजाए जाते थे, ठीक है। चलिए खैर, वो और बहुत ज़्यादा डिटेल में कभी आगे बात करेंगे। तो अब यहाँ पर हम समझ लेते हैं
आत्मीय सभा, इन्होंने देखिए आत्मीय सभा का गठन किया जो 1815 में किया। किसने किया? राजा राम मोहन राय ने किया। इन्होंने एक हिंदू कॉलेज का भी की स्थापना की, और जो हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी वो भी इन्होंने 1815 से 1817, मतलब इसकी स्टार्टिंग 15 में हुई, 17 तक ये अमल में आ चुका था। ठीक है, तो 15 से 17 या 1815 1817 केवल आप कह सकते हो। ठीक है, चीजें अगर याद रहेंगी तो सवाल सही करके आएंगे आप। ठीक है, अब वेदांत कॉलेज की अगर बात करें तो 1825 ईस्वी में वेदांत कॉलेज की स्थापना भी इन्हीं के कर कमलों से हुई थी। अब देखिए अगर हम बात करें इनके उपनाम की, तो राजा राम मोहन राय जी के उपनाम जो थे, इनको और किस नाम से जाना जाता था? तो देखिए एक तो था इनका सुधार आंदोलन के प्रवर्तक। ये सुधार आंदोलन के प्रवर्तक, क्योंकि बहुत सारी चीजों का इन्होंने सुधार किया था, तो सुधार आंदोलन के प्रवर्तक कहे जाते हैं। आधुनिक भारत का इनको पिता कहा जाता है। माना जाता है कि भारत में बहुत बड़ा बदलाव इस समाज सुधार आंदोलन ने किया था, तो इनको आधुनिक भारत का पिता भी कहा जाता है। नव भारत का तारा भी इनको कहा जाता है। नव जागरण का अग्रदूत कहा जाता है, और भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत भी राजा राम मोहन राय को ही कहा जाता है। उम्मीद है मुझे ये फैक्ट जो बहुत ही, देखिए मैंने बहुत ज्यादा कुछ नहीं पढ़ाया, लेकिन जो बिल्कुल कम पढ़ते थे, ना के बराबर पढ़ के हट जाते थे बच्चे, उनको 2-3 चीजें इसमें नहीं मिली होंगी। तो यही एक तरीका होता है जहां आप थोड़ा थोड़ा करके अपना ज्ञान को बढ़ाने की कोशिश करिए। अभी तो ये बहुत ही बेसिक क्लास दी जा रही है, आने वाले टाइम में मैं क्लासेस की संख्या भी बढ़ाऊंगा। देखिए मैंने सेटअप आप लोगों के वजह से सेटअप भी मैंने एक अलग जगह पे बना रखा है, तो यहाँ पर मेरी डबल मेहनत होगी, क्योंकि यहाँ पर हम डिजिटल नहीं स्टार्ट कर सकते, लेकिन यहाँ से भी आपको क्लासेस मिलती रहेंगी। तो बाई चांस कभी ऐसा हो जाता था अब तक कि रेगुलरिटी नहीं बन पा रही थी, कभी कभार किसी वजह से मुश्किल हो जाता था, तो ये सब चीज़ें हम नहीं कर पा रहे थे, आपको वीडियोस नहीं मिल पा रही थी। लेकिन अब यहाँ पर जो हमने स्टार्ट किया है, मैं बिल्कुल अकेला हूँ, यहाँ पर कोई भी व्यक्ति नहीं है, मेरे साथ कोई ऑपरेट करने वाला भी नहीं है, बस मैं अकेला ही आप लोगों के लिए मेहनत करे जा रहा हूँ। तो इस तरह से अगर कभी इन केस जहां हम पहले से क्लास के टाइम में जो हम वीडियो बना रहे थे, वहां पर कई बार छुट्टी हो जाती थी या कभी कोई दिक्कत आ जाती थी, तो यहां पर मैं आपको कुछ ना कुछ उस दिन स्पेशल या जो भी होगा, लेकिन आपकी छुट्टी नहीं होगी, मतलब कहीं ना कहीं आपको इससे भी फायदा मिलेगा। जो ये किया गया है वो आपकी वजह से किया गया, आपके लिए किया गया है। चलिए ठीक है, तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, सेशन बहुत ही अच्छे से चल रहा है, एक बार लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। देखिए अगर वीडियो में आपको लग रहा है कि मेहनत की गई है, तो एक बार यार शेयर जरूर कर दो। किसी न किसी एक ग्रुप में, मैं ज्यादा नहीं कहता, किसी एक ग्रुप में आप शेयर कर दिया करें, किसी एक ग्रुप में, जिससे फायदा ये होगा कि कुछ और ऐसे लोग होंगे जिनको आवश्यकता है, ऐसे लोग भी जुड़ जाएंगे और ऐसे लोगों को भी ये वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो प्रार्थना समाज की अगर हम बात करें, प्रार्थना समाज को अच्छे से समझ लीजिए। प्रार्थना समाज की जो स्थापना हुई थी 1867 ईस्वी में हुई थी, ये एमजी रानाडे द्वारा। देखिए इसको समझना पड़ेगा क्योंकि इसके संस्थापक डॉक्टर आत्मारंग पांडुरंग थे। कौन थे? डॉक्टर आत्मारंग पांडुरंग थे। जबकि देखिए ये प्रेरणा, यहां पर पहले समझे आप, प्रेरणा लिखी हुई है कि केशव चंद्र सेन ने दी थी, मुख्यालय इसका मुंबई में था। तो आप इस पूरी बात को एक लाइन में समझ लीजिए। 1867 ईस्वी में डॉक्टर आत्मारंग पांडुरंग जो थे, उन्होंने किसकी प्रेरणा से? केशव चंद्र सेन की प्रेरणा उनको मिली थी, या आप ऐसे कह सकते हैं कि 1867 ईस्वी में केशव चंद्र सेन की प्रेरणा लेकर के, उनकी प्रेरणा से डॉक्टर आत्मारंग पांडुरंग द्वारा मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना एमजी रानाडे द्वारा की गई थी। ये एमजी रानाडे कौन है? एमजी रानाडे कौन है? तो एमजी रानाडे, आपने एमजी यानी महात्मा गांधी का नाम सुना होगा। हालांकि ये महात्मा गांधी नहीं है, ये महात्मा गांधी बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हाँ इनका रिलेशन है, एक रिलेशन है यहां पर जिससे आप याद कर सकते हो। एमजी रानाडे तो महात्मा गांधी के एक गुरु हुआ करते थे, जो कि उनके राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, और गोपाल कृष्ण गोखले के भी कोई एक और गुरु थे और उनका नाम था एमजी रानाडे। ठीक है, तो एमजी रानाडे कौन थे? ये महात्मा गांधी के गुरु गोपाल कृष्ण गोखले के भी गुरु थे। ठीक है, तो इनका उपनाम एमजी रानाडे, यानी कि इन जो रानाडे साहब जो थे, जो गुरु थे, महात्मा गांधी के गुरु जो थे, तो उनका जो उपनाम है, एक नाम यहां पर लिखा हुआ है, पश्चिमी भारत में
सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत इनको कहा जाता था। इसके बाद लास्ट की जो 4 लाइनें हैं यहां से और देख लीजिए। देखिए मैंने भी कई एग्जाम दिए हैं और उन एग्जाम्स में ऐसा ये जो आपको सामने लिखा हुआ ना, यहां से 10 प्रश्न ऐसे मैंने एग्जाम्स में देखे हैं, ऐसे सेट्स में देखे हैं जिनको मैं हर लाइन से मैं फील कर पा रहा हूं यहां पर कि हर लाइन से एक प्रश्न बन सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहां पर। तो देखिए रामकृष्ण मिशन और इस समय जो बदलाव आया है ना, जो बदलाव आया है जेल पुलिस में आपने देखा होगा, जेल पुलिस में देखा होगा, पुलिस वाली भर्ती में 49,000 वाली में देख लिया होगा, और उत्तर प्रदेश पुलिस एसआई वाला तो लेवल आपको पता ही है कि ऐसा इस टाइप के प्रश्न बनने की बहुत सारी संभावना है। चलिए खैर स्टार्ट करते हैं। रामकृष्ण मिशन के बारे में बात करते हैं। रामकृष्ण मिशन ये भी एक समाज सुधार आंदोलन था। इसकी स्थापना 1 मई 1897 को स्वामी विवेकानंद द्वारा की गई थी। स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम नरेंद्र दास भी है, उनको नरेंद्र दास कहा जाता था। छोटे पे उनको नरेंद्र दास कहा जाता था, लेकिन जब ये बड़े हो गए थे तो उस समय ये स्वामी विवेकानंद बन गए। और देखिए इन्होंने रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना की थी वो अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस की स्मृति में की थी। रामकृष्ण परमहंस की स्मृति में, यानी कि उनकी याद में की थी। और देखिए इसका जो मुख्यालय था वो वेलूर कर्नाटक, वेलूर एक जगह है कर्नाटक में, तो इसका जो मुख्यालय है वो वेलूर कर्नाटक में है। ठीक है, चलिए आज की इस क्लास में हम इतना ही रहने देते हैं और बाकी का हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। अगली क्लास में हम काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें, काफ़ी बेहतर और भी बेहतर, क्योंकि कुछ समाज सुधार आंदोलन है, इसके बाद हम भाग 17 अनुसूची वगैरह पढ़ेंगे, उसके बाद विश्व हिंदी सम्मेलन पढ़ेंगे, और इस तरह से इस चैप्टर को पहले हम इतने पे ख़त्म करेंगे, और जब ख़त्म कर लेंगे उसके बाद हम इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। हालांकि मैंने आपसे वादा किया था कि इस चैप्टर को हम आगे चल के बहुत अच्छे से एक बार और पढ़ाएंगे, क्योंकि इस चैप्टर में रीजन क्या है, इस चैप्टर का रीजन ये है कि कई बार जो नए नए छात्र हैं वो ऐसे चैप्टर्स में बोर होने लगते हैं, जबकि उनको समझना चाहिए कि आपको ये चैप्टर तो भाई पढ़ना ही पड़ेगा, हर हालत में पढ़ना पड़ेगा। जितनी जल्दी समझ जाइए अच्छा है, समझ लो कि आपको ये पढ़ना पड़ेगा, हर हालत में पढ़ना पड़ेगा। इसलिए बेहतर होगा कि आप अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। चलिए खैर मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।